क्या आपने कभी किसी ऐसी लाश को देखा है जिसकी आंखों में आंसू जम गए हो? मेरी बहन ईशानी मरी नहीं थी, उसे उस इज्जत के लिए नाम पर मारा गया था जिसे हम अपना संस्कार कहते हैं। उसके कमरे में मिला वो आधा फटा सुसाइड नोट सिर्फ एक कागज नहीं बल्कि मेरे ही परिवार के खूनी होने का सबूत था। शहर के पौष इलाके में स्थित शांति विला आज मातम के सन्नाटों में डूबा था। घर के बाहर फूलों की मालाएं और लोगों की भीड़ थी, लेकिन घर के अंदर का सन्नाटा रूह को कपा देने वाला था। आर्यन अपनी छोटी बहन ईशानी की तस्वीर के सामने बेजान बैठा था। ईशानी जो कल तक पूरे घर की रौनक थी, जिसकी खिलखिलाहट से दीवारें गूंजती थी, आज एक सफेद कफन में लिपटी इस दुनिया से जा चुकी थी। पुलिस ने इसे साफ सुथरा सुसाइड नोट करार दिया था। पंखे से लटकती लाश, बंद कमरा और मेज पर रखा एक नोट, लेकिन आर्यन का दिल यह मानने को तैयार ही नहीं था कि ईशानी उसकी बहन डरपोक नहीं थी। वह तो जिंदगी से प्यार करने वाली लड़की थी। जब वह घर के बाकी सदस्य पापा, मम्मी और बड़ा भाई सुमित मेहमानों को विदा करने और रस्मों में व्यस्त थे, आर्यन दबे पांव ईशानी के कमरे में दाखिल हुआ। पुलिस ने कमरा खोल दिया था। कमरे में अभी भी ईशानी के पसंदीदा लैवेंडर परफ्यूम की हल्की सी महक थी, जो अब घुटन भरी लग रही थी। आर्यन की नजर उस मेज पर गई जहां वह नोट मिला था। उसने पुलिस की नजरों से बचकर वह नोट अपने जेब में रख लिया था। उसने कांपते हाथों से कागज को बाहर निकाला। नोट पर लिखा था, मम्मी पापा मुझे माफ कर देना, मैं अब और बोझ नहीं बन सकती। इस घर की इज्जत मेरे लिए सबसे ऊपर है और उस इज्जत को बचाने का सिर्फ यही एक रास्ता है। जो मेरे साथ हुआ उसका जिम्मेदार बस यही पर फटा हुआ कागज था। उसका जिम्मेदार के बाद शब्द गायब थे। कागज का निचला हिस्सा बड़ी बेरहमी से फाड़ा गया था। आर्यन की आंखों में खून उतर आया। किसने फाड़ा यह पन्ना? और ईशानी किस बोझ की बात कर रही थी? वह तो गोल्ड मेडलिस्ट थी, उसकी तो नौकरी लगने वाली थी। तभी कमरे के बाहर पदचाप सुनाई दी। आर्यन ने फुर्ती से नोट छुपाया। कमरे के दरवाजे पर उसका बड़ा भाई सुमित खड़ा था। सुमित के चेहरे पर दुख तो था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। आर्यन, यहाँ क्या कर रहे हो? माँ नीचे बुला रही है, अस्थि विसर्जन के लिए निकलना है, सुमित ने ठंडी आवाज में कहा। भाई, आपको नहीं लगता कि ईशानी ऐसा नहीं कर सकती? आर्यन ने सुमित की आंखों में झांकते हुए पूछा। सुमित ने अपनी नजरें चुरा ली और खिड़की से तरफ देखने लगा। पुलिस ने कह दिया है आर्यन, उसने सुसाइड ही किया है। अब बाल की खाल निकालने से वह वापस नहीं आएगी। घर की बदनामी अलग से हो रही है। पापा का बीपी बढ़ गया है, चुपचाप नीचे आओ। सुमित चला गया, लेकिन आर्यन ने गौर किया कि सुमित के हाथ कांप रहे थे। जैसे ही आर्यन कमरे से निकलने वाला था, उसकी नजर ईशानी के बेड के नीचे दबे एक छोटे से खिलौने पर पड़ी। एक टूटी हुई प्लास्टिक की गुड़िया। यह गुड़िया ईशानी की नहीं थी, वह तो 22 साल की थी। तो फिर यह यहाँ कैसे आई? आर्यन ने गुड़िया उठाई और जैसे ही उसे पलटा, उसके पीछे खून का एक छोटा सा सूखा हुआ धब्बा था। आर्यन को समझ आ गया कि ईशानी ने आत्महत्या नहीं की थी, बल्कि उसे मौत के मुहाने तक धकेला गया था। और चौंकाने वाली बात यह थी कि उस फटे हुए नोट का बाकी हिस्सा इसी घर के किसी कोने में या किसी के हाथ में छिपा था। शमशान से लौटने के बाद घर में अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। आर्यन के दिमाग में रह रह कर ईशानी के उस सुसाइड नोट के शब्द गूंज रहे थे। उसका जिम्मेदार और वह खून से सनी हुई टूटी गुड़िया। उसने उस गुड़िया को अपनी अलमारी के सबसे सुरक्षित कोने में छिपा दिया था। रात के 2 बजे थे। पूरे घर में सन्नाटा था, लेकिन आर्यन की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वह दबे पांव सीढ़ियों के नीचे उतरा। उसे ईशानी का मोबाइल ढूंढना था, जो पुलिस के जांच के बाद उसे सौंप दिया गया था। आर्यन को यकीन था कि मोबाइल में कुछ न कुछ ऐसा जरूर होगा जो उस फटे हुए पन्ने का राज खोल सके। उसने देखा कि पापा के स्टडी रूम की लाइट जल रही थी। वह धीरे से खिड़की के पास पहुंचा। अंदर का नजारा देखकर आर्यन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके पापा मिस्टर खन्ना, जो शहर के प्रतिष्ठित वकील थे, आग के सामने बैठे थे। उनके हाथ में कुछ कागज थे। आर्यन ने गौर से देखा, वो डायरी के पन्ने थे, वही पीले पन्ने जो ईशानी के डायरी से मेल खाते थे। पापा एक एक करके उन पन्नों को आग के हवाले कर रहे थे। उनके चेहरे पर दुख कम और एक अजीब सा डर ज्यादा था। सब खत्म करना होगा, वरना समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे, मिस्टर खन्ना बुदबुदा रहे थे। आर्यन का मन किया कि अंदर जाकर पापा का गला पकड़ ले और पूछे कि वह क्या छुपा रहे हैं, लेकिन उसे पता था कि अभी सच सामने नहीं आएगा। उसे सबूत चाहिए थे। तभी उसे पीछे
पीछे से किसी के होने का एहसास हुआ। वह पलटा तो सामने उसकी माँ सुमित्रा जी खड़ी थी। उनकी आंखों के नीचे काले घेरे थे, जैसे वह सदियों से सोई ना हो। आर्यन, यहाँ क्या कर रहे हो बेटा? सो जाओ। उनकी आवाज में एक अजीब सी कपकपाहट थी। माँ, पापा क्या जला रहे हैं? आर्यन ने सीधे उनकी आंखों में देखकर पूछा। माँ की नजरें झुक गई। पुराने केस की फाइलें होंगी। तुम्हारे पापा का मन नहीं लग रहा है, बस खुद को व्यस्त रख रहे हैं। तुम अपने कमरे में जाओ और सो जाओ। आर्यन वहां से हट तो गया, लेकिन वह सो नहीं सका। वह जानता था कि माँ झूठ बोल रही है। अगली सुबह आर्यन ने एक चाल चली। उसने सुमित बड़े भाई के कमरे में जाकर सफाई के बहाने तलाशी शुरू की। सुमित उस वक्त नहा रहा था, तभी सुमित के तकिए के नीचे से एक छोटा सा लॉकेट मिला। वह ईशानी का पसंदीदा लॉकेट था, जिसे वह हमेशा पहनती थी। लेकिन इस लॉकेट के अंदर ईशानी की फोटो नहीं थी, बल्कि एक छोटे बच्चे की फोटो थी। वह बच्चा कौन था? आर्यन ने उस बच्चे को पहले कभी नहीं देखा था। अचानक बाथरूम का दरवाजा खुला और सुमित बाहर आ गया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो आर्यन? और यह लॉकेट तुम्हारे हाथ में कैसे आया? सुमित ने झपट कर लॉकेट छीन लिया। भाई, यह तो ईशानी का था ना, और इसमें यह बच्चा कौन है? आर्यन ने निडर होकर पूछा। सुमित का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने आर्यन का कॉलर पकड़ा और दीवार से सटा दिया। ज्यादा जासूस बनने की कोशिश मत करो। ईशानी चली गई। अब तुम अपनी जिंदगी बर्बाद करना चाहते हो? इस घर में कुछ बातें दबी रहे तो अच्छी बात है, वरना कोई नहीं बचेगा। सुमित की बातों में चेतावनी भी थी और एक अनजाना सा दर्द भी। आर्यन को समझ आ गया कि इस घर में हर सदस्य एक मुखौटा पहने हैं। और उसी शाम आर्यन को ईशानी की एक सहेली नताशा का फोन आया। आर्यन, मुझे ईशानी के बारे में तुमसे कुछ बताना है। वह पिछले कुछ महीनों से एक क्लिनिक जा रही थी। उसने मुझसे वादा लिया था कि मैं घर पर किसी को न बताऊं, खासकर अंकल को। वह बहुत डरी हुई थी। आर्यन के रोंगटे खड़े हो गए। कौन सा क्लिनिक नताशा? सिटी मैटरनिटी क्लिनिक। वह कह रही थी कि उसे कोई ब्लैकमेल कर रहा है, और अगर वह नहीं मानी तो वह इंसान शांति विला की इज्जत नीलाम कर देगा। आर्यन को अब उस फटे हुए पन्ने की कड़ी जुड़ती नजर आ रही थी। इज्जत, बोझ और वह बच्चा। क्या ईशानी किसी बड़े षड्यंत्र का शिकार हुई थी, या फिर सच इससे भी कोई ज्यादा खौफनाक था? नताशा का फोन कटने के बाद आर्यन के कानों में बस एक ही नाम गूंज रहा था, सिटी मैटरनिटी क्लिनिक। आधी रात का वक्त था, लेकिन आर्यन के अंदर बेचैनी की आग जल रही थी। उसने अपनी बाइक निकाली और खामोशी से घर के पिछले दरवाजे से निकल गया। शहर के बाहरी इलाके में स्थित वह क्लिनिक एक पुरानी बेरंग इमारत था। रात के सन्नाटे में वह जगह और भी डरावनी लग रही थी। आर्यन ने देखा कि क्लिनिक का पिछला दरवाजा आधा खुला था। वह सावधानी से अंदर घुसा। अंदर दवाइयों की तीखी गंध और धूल भरी फाइलों का बहुत सारा ढेर था। रिसेप्शन पर कोई नहीं था। आर्यन ने टॉर्च जलाई और रिकॉर्ड रूम की तरफ बढ़ा। उसे ई नाम की फाइलें ढूंढनी थी। काफी मशक्कत के बाद उसे ईशानी खन्ना के नाम की एक फाइल मिली। जैसे ही उसने फाइल खोली, उसके हाथ कांपने लगे। फाइल के अंदर ईशानी की मेडिकल रिपोर्ट्स थी, जिनमें लिखा था कि वह पिछले 3 महीने से वहां एक प्राइवेट अबॉर्शन गर्भपात के केस के सिलसिले में आ रही थी। लेकिन रिपोर्ट में एक और चौंकाने वाली बात थी। ईशानी खुद गर्भवती नहीं थी, फिर वह यहाँ क्यों आती थी? आर्यन ने खुद से सवाल किया। तभी उसे फाइल के बीच में एक मुड़ी हुई पर्ची मिली। उस पर किसी का नाम नहीं था, बस एक बैंक अकाउंट का नंबर और कुछ तारीखें लिखी थी। हर महीने की 5 तारीख को उस अकाउंट में 5 लाख रुपए ट्रांसफर किए जाते थे। आर्यन ने अपनी जेब से वह खून से सनी टूटी गुड़िया निकाली। उसे अचानक याद आया कि यह गुड़िया वैसी ही थी जैसे उसने बचपन में अपनी बड़ी बहन अवनी के पास देखी थी। अवनी, जिसकी मौत 10 साल पहले एक हादसे में हुई थी। क्या ईशानी अवनी दीदी का सच ढूंढ रही थी? आर्यन का दिमाग चकराने लगा। अचानक पीछे एक भारी आवाज आई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो आर्यन? आर्यन उछल पड़ा। सामने क्लिनिक का चौकीदार नहीं, बल्कि सुमित खड़ा था। सुमित के हाथों में एक लोहे का रॉड था और उसकी आंखों में वह भाई वाला प्यार नहीं, बल्कि एक कातिलाना ठंडापन था। भाई, आप यहाँ कैसे? आर्यन की आवाज लड़खड़ाई। मैंने कहा था ना आर्यन, कुछ बातें दबी रहे तो अच्छा है। ईशानी ने भी यही गलती की थी। वह बहुत ज्यादा सवाल पूछने लगी थी। उसे लगा था कि वह शांति मिला की नींव हिला देगी। सुमित ने धीरे धीरे आर्यन की तरफ कदम बढ़ाते हुए कहा, क्या मतलब है आपका? ईशानी के साथ क्या हुआ? और यह मैटरनिटी क्लिनिक, वह बच्चा, अवनी की दीदी, इन सब का इससे क्या रिश्ता है? आर्यन ने चिल्लाकर पूछा। सुमित जोर से हंसा, एक ऐसी हंसी जिसमें दर्द और पागलपन दोनों थे। हमारी इज्जत का महल झूठ की बुनियाद पर खड़ा है आर्यन। पापा ने सालों पहले एक गलती की थी, जिसे छुपाने के लिए उन्होंने अवनी को कुर्बान कर दिया। ईशानी को उस सच का पता चल गया था। उसने सुसाइड नोट पर सब लिख दिया था, लेकिन पापा ने उसे फटने से पहले ही देख लिया था। तो ईशानी ने सुसाइड नहीं किया था? आर्यन की आंखों में आंसू बहने लगे।
सके। नहीं, उसे मजबूर किया गया, उसे ब्लैकमेल किया गया उस बच्चे के नाम पर जो इस घर का सबसे बड़ा और काला राज है। वह बच्चा जो उस लॉकेट में है वह पापा का नाजायज बेटा है जिसे उन्होंने इसी क्लिनिक में छुपा कर रखा था। आर्यन सुन रह गया। उसके आदर्श पिता एक प्रतिष्ठित वकील इतने बड़े अपराधी थे। तभी सुमित ने रॉड उठाई। सॉरी आर्यन, पर तुम्हें भी अब चुप होना होगा। ठीक उसी वक्त क्लिनिक से बाहर पुलिस की सायरन गूंजी। आर्यन ने चुपके से नताशा को अपनी लोकेशन भेज दी थी और उसे पुलिस लाने को कहा था। सुमित सकपका गया। उसने भागने की कोशिश की लेकिन पुलिस ने उसे घेर लिया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। पुलिस के साथ मिस्टर खन्ना पापा भी वहां मौजूद थे। उन्होंने चेहरे पर कोई सिकन नहीं थी। उन्होंने ठंडे दिमाग से आर्यन की तरफ देखा और कहा, बेटा घर चलो, यह सब एक गलतफहमी है। सुमित का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। आर्यन ने अपने पापा की आंखों में देखा। उसे समझ आ गया कि सुमित तो सिर्फ एक मोहरा था, असली खिलाड़ी तो उसके पिता थे। और सबसे डरावनी बात, ईशानी का वो फटा हुआ सुसाइड नोट का दूसरा हिस्सा अभी भी उसके पापा की जेब में था। आर्यन ने मन ही मन ठान लिया कि ईशानी तुम्हारी मौत बेकार नहीं जाएगी। मैं उस फटे हुए पन्ने को हासिल करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे खुद अपने पिता के खिलाफ जंग क्यों न लड़नी पड़े। सुमित को पुलिस ले गई लेकिन मिस्टर खन्ना अभी भी शांत थे। उनकी रसूख और पहुंच इतनी थी कि पुलिस अधिकारी उनके सामने झुक रहे थे। आर्यन को समझ आ गया कि बाहर की दुनिया में वह अपने पिता को नहीं हरा पाएगा। उसे शांति विला के अंदर ही जाल बिछाना होगा। घर पहुंचते ही पापा ने आर्यन को अपनी स्टडी रूम में बुलाया। मेज पर वही जली हुई डायरी के अवशेष और एक भारी पीतल का पेपर वेट रखा था। आर्यन, तुम समझदार हो। सुमित का दिमाग फिर गया था। उसने जो भी कहा वह झूठ था। ईशानी डिप्रेशन में थी, बस वह अब इस किस्से को यही खत्म करो, पापा ने ठंडी आवाज में कहा। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है पापा, पर वह फटा हुआ पन्ना जो आपकी जेब में है वह भी तो झूठ नहीं होगा। तो मुझे दे दीजिए वो आप, और मैं उसे जला दूंगा। मिस्टर खन्ना की आंखों में पहली बार डर दिखा। उन्होंने झटके से अपनी कोट की जेब पर हाथ रखा। वह मैंने पहले ही नष्ट कर दिया है। झूठ, आर्यन ने चिल्लाया। आपने सिर्फ डायरी के खाली पन्ने जलाए थे। असली सुसाइड नोट का वह हिस्सा अभी भी आपके पास है क्योंकि आप उसे सबूत के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते थे, शायद सुमित को काबू में रखने के लिए। तभी कमरे में माँ दाखिल हुई। उनके हाथ में एक पुरानी लोहे की कूचनी थी। उन्होंने आंखें सूजी हुई थी पर उनमें एक अजीब सी संकल्प था, विनोद अब और नहीं। माँ की आवाज गूंजी। पापा ने दहाड़ते हुए कहा, सुमित्रा तुम पागल हो गई हो क्या? अंदर जाओ। माँ ने संकूचनी मेज पर पटक दी। ईशानी ने मरने से पहले मुझे सब कुछ बता दिया था। उसने वह नोट जानबूझकर आधा फाड़ा था और दूसरा हिस्सा मुझे सौंप दिया था ताकि अगर उसे कुछ हो जाए तो मैं सच दुनिया को बता सकूं। मुझे लगा कि सुमित सुधर जाएगा, मुझे लगा कि आप सुधर जाएंगे, पर आप लोगों ने मेरी बेटी को ही मार डाला। आर्यन ने झपट कर माँ के हाथ से वह फटा हुआ पन्ना लिया। उसने उसे हिला कर रख दिया। उसने पहले हिस्से में जोड़ा। पन्ने को लिखावट अब पूरी की थी। जो मेरे साथ हुआ उसके जिम्मेदार पापा वह अतीत है जिसे उन्होंने तहखाने में कैद कर रखा है। पापा ने अवनी दीदी को मारा नहीं था बल्कि उन्हें पागल करार देकर 10 साल से तहखाने के पीछे वाले गुप्त कमरे में बंद रखा है ताकि उनकी जायदाद हड़प सके, और अब वे वही मेरे साथ करने वाले हैं। मैं कैद होने से बेहतर मौत चुनती हूँ। आर्यन का दिल बैठ गया। अवनी दीदी जिंदा है। वह पागलों की तरह नीचे तहखाने की ओर भागा। पापा ने उसे रोकने की कोशिश की पर आर्यन ने उन्हें धक्का दे दिया। तहखाने की एक पुरानी अलमारी के पीछे गुप्त दरवाजा था। आर्यन ने लात मारकर उसे खोला। अंदर का नजारा देखकर दिल दहल गया। एक छोटी सी कोठरी की एक औरत बेड़ियों से जकड़ी हुई थी। उसके बाल सफेद पड़ चुके थे और वह रोशनी देखकर अपनी आंखें मूंद रही थी। वह अवनी थी। 10 साल से उसे दुनिया के लिए मृत घोषित करके यहाँ कैद करके रखा गया था। तभी पीछे से मिस्टर खन्ना बंदूक लेकर आए। तुमने सब बर्बाद कर दिया आर्यन, तुम अब से कोई बाहर नहीं जाएगा। जैसे ही उन्होंने ट्रिगर दबाना चाहा, माँ ने पीछे से उनके सिर पर उसी पीतल के पेपर वेट से वार कर दिया। मिस्टर खन्ना लहूलुहान होकर गिर पड़े। बाहर पुलिस की गाड़ियां फिर से गूंजी। इस बार नताशा के साथ मीडिया भी थी। आर्यन ने वह पूरा सुसाइड नोट और अवनी दीदी की हालत को अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिया था। शांति विला अब एक क्राइम सीन बन चुका था। मिस्टर खन्ना और सुमित दोनों सलाखों के पीछे थे। समाज में उनकी जो इज्जत थी वह मिट्टी में मिल चुकी थी। आर्यन ने अवनी दीदी को अस्पताल में भर्ती कराया। महीनों के इलाज के बाद उनकी आंखों में फिर से वही चमक लौटने लगी। एक शाम आर्यन ईशानी की तस्वीर के पास बैठा था। उसने उस अधूरे सुसाइड नोट को उठाया जो पूरा हो चुका था और उसे मोमबत्ती की लौ से जला दिया था। रात की उड़ती हुई चिंगारियों को देखते हुए आर्यन बुदबुदाया, तुम्हें इंसाफ मिल गया ईशानी, अब बस इस
घर की दीवारों में तुम्हारी चीखें नहीं बल्कि इंसाफ का सुकून गूंजेगा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर हमारी कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।